नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका RB0 स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बेसिक गणित बिल्कुल शुरुआत से सीखेंगे। कहने का मतलब आज की इस वीडियो में हम 15 टॉपिक पढ़ेंगे, जोड़ने से लगाकर भिन्न, प्रतिशत, बोडमास का नियम, HCF, एलसीएम, समीकरण, वर्गमूल, घनमूल, गुणनखंड, घातांक, दशमलव, सभी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम चेक कर लेते हैं क्या इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम इस तरह से पढ़ेंगे चीज़ें को, धीरे धीरे एलसीएम HCF निकालना भी सीखेंगे, भिन्न को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। प्रतिशत के भी इस तरह के सवाल हल करेंगे जहां पर प्रतिशत के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और बोडमास का नियम पढ़ेंगे जो अधिकतर बच्चों को समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो बोडमास का नियम भी बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा और इस तरह से हम बोडमास का नियम पढ़ेंगे जहां पर 4 प्रश्न ये इस तरह के आपको देखने को मिलेगा और कुछ इस प्रकार के प्रश्न पे हम देखेंगे। धीरे धीरे आपको हर एक टॉपिक अच्छे से समझाया जाएगा, जैसे समीकरण यानी कि इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जाता है, समीकरण के इस तरह के सवाल आपको नहीं आता हो तब भी आप अच्छे से इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। क्लास 7वीं 8वीं सभी के सवाल यहाँ पर समाहित है, ठीक है। लगभग मैंने 9 से 11 सवाल समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखेगा। इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ें को पढ़ेंगे, ठीक है। आप देखते जाएगा, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। इस तरह से हमने घातांक के भी 20 सवाल लिखे हुए हैं, ठीक है। तो एक एक चीज़ धीरे धीरे पढ़ेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखना। तो चलिए पहले हम जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना सीखते हैं। जोड़ना हम इस तरफ से इस तरफ शुरू करते हैं, ठीक है। और ऊपर वाली संख्या में हम नीचे वाली संख्या को जोड़ते हैं। तो सबसे पहले ऊपर यहाँ पर 1 है, 1 में नीचे वाला 2 जोड़ेंगे तो 1 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी तरह से 3 और 6 जोड़ेंगे, 3 में 6 रुपये जोड़ेंगे तो कितना रुपया बनेगा, 9 रुपया बनेगा। और 8 रुपये में 1 रुपया जोड़ेगा तब भी 9 बनेगा। और 4 रुपये में 5 रुपये जोड़ेंगे तो ये भी 9 होगा। कहने का मतलब 48, 31 में 51, 62 जोड़ेंगे तो 99993 हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक उसी तरह से हम घटाते भी हैं, यानी कि सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ घटाते घटाते जाते हैं और ऊपर वाली संख्या में से हम नीचे वाली संख्या घटाते हैं। 5 में से 3 को घटाएंगे, यानी कि 5 रुपये में से हम 3 रुपये खर्च कर देंगे तो यहाँ पर कितना रुपया बचेगा, 2 रुपया बचेगा। ठीक उसी तरह से हम 2 में से 2 रुपये की चॉकलेट लेने गए और 2 रुपये की हमने चॉकलेट ले आई तो यहाँ पर पूरा पैसा हमारा खर्च हो जाएगा, यानी कि 2 में से 2 गया तो क्या बचेगा, 0 अंडा बचेगा, ठीक है। 3 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक उसी तरह से 9 रुपये में से हम 8 रुपये खर्च कर देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो इस तरह से हम 93, 25 में से 82, 23 को घटाएंगे तो 1, 1, 0, 2 हमारा उत्तर आ जाएगा। ये था जोड़ना और घटाना। लेकिन इसके बाद हम गुणा करना सीखेंगे और गुणा करना लगभग सभी को आता है। फिर भी हम एक बार 0 से पढ़ रहे हैं तो एक एक चीज़ पढ़ते हुए चले जाते हैं, ठीक है। 812 में हमें गुणा करना है 214 से। तो बारी बारी से क्या करते हैं, इस 4 का ऊपर वाले 2 में भी गुणा करते हैं, 1 में भी गुणा करते हैं और 8 में भी गुणा करते हैं, इस तरह से। तो पहले 4 की टेबल हम 2 बार पढ़ेंगे, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर कितना आएगा, 8 आएगा। अब 4 की टेबल 1 बार पढ़ेंगे, 4 एकम 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। अब 4 की टेबल 8 बार पढ़ेंगे, यानी कि 4 8 32, तो आखिरी में हम 32 को पूरा लिख देते हैं। इस तरह से हमने 4 का गुणा सभी ऊपर वाली संख्याओं में बारी बारी से किया। उसी तरह से हमें 1 का भी
ऊपर वाली संख्या में इस तरह से बारी बारी गुणा करना होता है। लेकिन एक संख्या का गुणा करने के बाद हम यहाँ पर लगाते हैं क्रॉस। अब 1 का गुणा 812 में करेंगे तो किसी भी संख्या में हम 1 का गुणा करते हैं तो कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, वही की वही संख्या आ जाती है। कहने का मतलब 812 में 1 से गुणा करेंगे तो 812 ही आएगा। इस तरह से हमने 4 का भी गुणा कर लिया, 1 का भी गुणा कर लिया। अब 2 का गुणा करने के लिए यहाँ पर क्रॉस बढ़ते जाएंगे। पहले हमने 1 क्रॉस लगाए थे, अभी 2 क्रॉस लगेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने 2 संख्याओं का गुणा कर लिए इसलिए 2 क्रॉस लगेंगे। अब बारी है 2 का गुणा करना, ठीक है। तो चलिए 2 का भी हम गुणा करेंगे, लेकिन साइड में इसको कर लेते हैं ताकि हमें समझने में दिक्कत ना हो। तो 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूनी यहाँ पर होगा 4, और 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 एकम 2, और 2 का गुणा 8 से करेंगे तो 2 8 16। इस तरह से हमने बारी बारी से नीचे वाली संख्या का गुणा कर लिया, और नीचे 3 संख्या थी इसलिए यहाँ पर 3 लाइन बनी। अब सभी लाइनों को हम जोड़ देंगे और यहाँ पर लगाएंगे प्लस। तो 8 और क्रॉस होगा 8, 8 और क्रॉस मिलकर 8 हुआ, 4 और 2 6, यहाँ पर होगा 6, 2 और 1 और 4 ये मिलकर हो जाएगा 7, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 की हम यहाँ पर लिखेंगे 3 और हासिल का 1 6 को दे देंगे। 1 और 6 मिलकर हो जाएगा 7 और 1 मिलकर हो जाएगा 17 37 68, यानी कि 812 का हम 214 से गुणा करेंगे तो 17 37 68 हमारा उत्तर आएगा। इसके बाद आती है बारी भाग करना, ठीक है। तो चलिए भाग करना भी हम सीख जाते हैं। हमें 425 में भाग देना है 5 से, तो पहले हम भाग देना एक संख्या में शुरू करते हैं। कहने का मतलब 4 में पहले भाग देंगे 5 का। तो क्या 4 में 5 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि 4 छोटा है 5 से। इसलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, यानी कि 2 संख्या में भाग देंगे। कहने का मतलब 42 में हम भाग देंगे 5 से। तो 5 की टेबल हम ऐसे पढ़ेंगे कि 42 आ जाए, या तो 42 से छोटा आना चाहिए, लेकिन 42 से आगे नहीं पढ़ना है, ठीक है, 5 का। तो 5 की टेबल पढ़िए, पाने 8 40 होता है, और 5 नामे 45। 45 तो ज़्यादा हो जाएगा 9 बार में, तो हम कितनी बार पढ़ेंगे? 8 बार में, क्योंकि 8 बार में होता है 40। तो 40 हम घटा देंगे 42 में से 40, तो 2 बचेगा। क्या अब 2 में 5 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 छोटा है 5 से, इसलिए हम ऊपर से एक संख्या उतार लेंगे जो बची थी वो। अब 25 में हम 5 से भाग देंगे, तो 5 की टेबल ऐसे पढ़ेंगे कि 25 आ जाए। तो 5 पंजा 25, यानी कि 5 बार में 25 आता है। अब इसको हम घटा लेंगे 25 में से 25, तो कुछ नहीं बचेगा। कहने का मतलब हमने भाग यहाँ पर हल कर लिया। 425 में हम भाग देंगे 5 से, तो हमारा उत्तर क्या आएगा? 425 में हम 5 से भाग देंगे तो हमारा उत्तर आएगा 85, यानी कि 85। तो इस तरह से हमने दोस्तों यहाँ पर जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग चारों चीज़ें एक साथ सीख ली। अब बारी आती है आगे एलसीएम और एचसीएफ की, ठीक है। उसके बाद बारी आएगी भिन्न को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। क्योंकि भिन्न को जोड़ना और घटाना से पहले हमें एलसीएम और एचसीएफ आना जरूरी है, क्योंकि वहाँ पर भी हमें एलसीएम निकालना पड़ता है भिन्न को जोड़ने और घटाते समय। तो इसलिए पहले हम स्टेप बाय स्टेप, यानी कि एलसीएम को पहले सीखेंगे, फिर एचसीएफ को सीखेंगे। तो धीरे धीरे आपको हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में आता जाएगा। तो यहाँ पर पहला सवाल है 4, 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा? 4, 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम निकालने के लिए इस तरह से हम संख्या लिखेंगे, फिर इस तरह से एक डंडा खींचेंगे और उसके बाद एक इस तरह से डंडा खींचेंगे। अब यहाँ पर इन संख्याओं में हम छोटी सी संख्या से भाग देना शुरू करेंगे।
तो 2 से शुरू करेंगे। क्या 2 से भाग लग जाएगा? हाँ, 2 की टेबल में 4 भी आता है, 6 भी आता है, 8 भी आता है, तो 2 से तो भाग लग जाएगा। यहाँ पर 2 से 4 में भाग जाएगा 2 बार, 6 में 3 बार और 8 में 4 बार। इस तरह से आगे और इस तरह से डंडा खींचेंगे। क्या इन संख्याओं में और 2 से भाग जाएगा? हाँ, 2 में भाग जाएगा, 2 में 1 बार जाएगा, 3 में भाग नहीं जाएगा तो वैसे की वैसे लिख देंगे। और 4 दूनी 8। क्या इसके बाद भी और भाग जाएगा 2 से? हाँ जाएगा। 1 में तो नहीं जाएगा, 3 में नहीं जाएगा तो वैसा लिख देंगे। 2 में जाएगा, 2 एकम 2। क्या और 2 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा, है ना। अब किससे भाग देंगे? 3 से, क्योंकि 3 से भाग चले जाएगा। 1 में नहीं जाएगा तो वैसा लिखेंगे। 3 एकम 3 और 1 भी वैसा के वैसा लिखा। तो इस तरह से हमने जब तक भाग देना है जहाँ तक 1 1 ना आ जाए आखिरी में, और उसके बाद इन सभी का आपस में गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा एलसीएम निकल के आ जाता है। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 3 24। तो इस तरह से इन सभी का गुणा करने पर आंसर कितना आ गया? यहाँ पर 24 हमारा एलसीएम आ गया। किन का आया? 4 6 और 8 का। 4 6 8 का एलसीएम कितना आया दोस्तों? 24 आया। उसी तरह से हमें 12 18 और 20 का भी एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए इनका भी हम निकाल के देखते हैं। एलसीएम क्या आता है? 12 18 और 20 का कितना होगा? 12 18 और 20। और इस तरह से हम एक लाइन खींचेंगे और एक लाइन इस तरह से खींचेंगे। छोटी सी छोटी संख्या से भाग देना शुरू करते हैं। क्या 2 से भाग जाएगा? हाँ, 2 से भाग जाएगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में 12 आता है। तो 2 6 12 कितनी बार में कटेगा? 6 बार में। 2 ना में 18 और 2 धाम 10। इस तरह से हमने काटा। क्या 2 से और कट जाएगा? तो कट जाएगा। 2 से 6 3 बार में कटेगा। 9 नहीं कटता है तो वैसा के वैसा लिखेंगे। और 2 पंजा 10। क्या और 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो हम किससे भाग देंगे? 3 से, क्योंकि 3 की टेबल में 3 और 9 आता है। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। 5 नहीं कटेगा तो वैसे की वैसे लिखेंगे। आगे इस तरह से लाइन खींचेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या 3 से भाग जाएगा? हाँ, 3 से 3 में भाग जाएगा। 1 में नहीं गया तो वैसे लिखा। 3 एकम 3। 5 में नहीं गया तो 5 को भी वैसे की वैसे लिखेंगे। और थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि हमें समझने में दिक्कत ना हो। अब किससे भाग देंगे? 5 से। ठीक है, तो 1 में नहीं गया वैसे लिखा। ठीक है, 5 एकम 5। अब इन सब का गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 4 त्रि 12, 12 त्रि 36 और 36 में हम 5 से गुणा करेंगे। 36 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना एलसीएम आ जाएगा? यहाँ पर 6 पंजे 30, 30 की शून्य, हासिल का 3 और 5 त्रि 15, 15 और 3 18, यानी कि 180 हमारा एलसीएम आएगा। किन का? 12 18 और 20। इन सभी का एलसीएम कितना आ गया? 180। तो इस तरह से हम एलसीएम निकालते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि एलसीएम निकालना भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे। अब हम दोस्तों 4 6 और 8 का एचसीएफ निकालेंगे। तो 4 को कैसे लिख सकते हैं? 2 दूनी 4। 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 त्रिया 6। और 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इस तरह से 8 को हम तोड़ के लिख सकते हैं। इन तीनों लाइन में कॉमन क्या है दोस्तों? इन तीनों लाइन में कॉमन है 2, इसलिए हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा? यहाँ पर 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ पर सभी जो है। तो इस लाइन में 2 कॉमन है, इसलिए हमारा एचसीएफ क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर हम 12 16 और 15 का भी एचसीएफ निकाल के देखते हैं। ठीक है, 12 को क्या लिखा जा सकता है? 12 को लिखा जा सकता है 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 4 त्रि 12। ठीक है, और 16 को क्या लिखा जा सकता है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। इस तरह से। और 15 को क्या लिखा जा सकता है?
15 को लिखा जा सकता है 3 पंजे 15। ठीक है, तो एक चीज़ देखें यहाँ पर कॉमन क्या है, क्या कुछ चीज़ कॉमन है? ठीक है, कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं है। देखिए यहाँ पर 2 है, लेकिन नीचे वाली लाइन में 2 है क्या? नहीं है। ठीक है, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, इसलिए यहाँ पर HCF क्या आएगा? HCF आएगा 1 आएगा। तो इस तरह से हम पता करेंगे कि HCF क्या आएगा 12, 16, 15 का। ठीक है, कॉमन चीज़ें ढूंढी जाती हैं। ठीक है, HCF में कॉमन होना हो सभी लाइन में। ठीक है, 12, 16 और 15 का HCF क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, क्योंकि इन सभी में कुछ भी कॉमन नहीं है। और जब हम ऊपर वाली लाइन में देखेंगे तो यहाँ पर कॉमन था, सभी जगह 2-2 आ रहा था, ऊपर वाली लाइन में भी, बीच में भी और नीचे में भी, इसलिए HCF क्या होगा यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्या होगा? HCF 1 होगा। ठीक है, जहाँ पर कॉमन कुछ भी नहीं आता हो वहाँ पर HCF 1 आता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर LCM और HCF निकालना सीखा। आगे आती है बारी दोस्तों भिन्न को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करने की। तो जब भी भिन्न को जोड़ना हो या फिर घटाना हो तो सबसे पहले हमें नीचे वाली संख्याओं का LCM निकालना होता है, यानी कि 4, 6 और 3 का LCM निकालेंगे। तो 4, 6, 3 का LCM क्या आएगा दोस्तों? 4, 6, 3 का LCM आएगा 12। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पर निकाल के भी देख सकते हैं, हमने अभी अभी सीखा है, एक बार और निकाल के देख लेते हैं। 4, 6 और 3 का LCM। तो पहले हम क्या करते थे? छोटी संख्या से भाग देते हैं। 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 में नहीं भाग जाएगा, वैसा कि वैसा लिखेंगे। वापस से 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 3 में नहीं जाएगा, वैसा कि वैसा लिखेंगे। अब किस से कटेगा? 3 से कटेगा। ठीक है, यहाँ पर 3 से भाग देंगे, 1 में नहीं गया, वैसा कि वैसा लिखा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, इन सब का गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 4 3 12, तो LCM क्या आ गया? 12 आ गया। अब इस 4 का हम इस 12 में भाग देंगे, तो 4 का 12 में भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा? 4 3 12, 3 बार में कटा। तो इस 3 का गुणा हम ऊपर वाले 3 से करेंगे, यानी कि 3 3 का क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और प्लस है तो प्लस लगाएंगे। ठीक है, इस 6 का इस 12 में भाग देंगे तो 6 दूनी 12, यानी कि 2 बार में कटा। तो इस 2 का गुणा हम इस 1 से करेंगे, 2 एकम 2। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 2 एकम 2। और यहाँ पर किससे गुणा किया था हमने? 3 से, इस तरह से। ठीक है, इस 3 का भाग इस 12 में देंगे, 3 चौकी 12, 4 बार में कटेगा। तो 4 का गुणा इस 5 से करेंगे, 4 पंजे 20, इस तरह से। अब सभी को जोड़ देंगे, यानी कि 9 और 2 11, 11 और 20 31, तो 31/12 हमारा उत्तर आ जाएगा। इसके बाद आता है भिन्न को घटाना। तो भिन्न को घटाना भी बहुत आसान है। पहले क्या करेंगे? हम LCM निकालेंगे, यानी कि 3, 5 और 5 का LCM कितना आएगा? 3, 5, 5 का LCM 15 आएगा। ठीक है, इस तरह से। अब इस 3 का हम 15 में भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा? 3 पंजे 15, 5 बार में कटेगा। तो 5 का गुणा इस 2 से करेंगे, 5 दूनी 10, और यहाँ पर लिखेंगे, बीच में माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 5 का 15 में भाग देंगे, 5 3 15, 3 बार में कटेगा 15। तो 3 का गुणा इस 5 से करेंगे, 3 पंजे 15, यहाँ पर आएगा 15, बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे। फिर वापस इस 5 का इस 15 में भाग देंगे तो 3 बार में कटेगा, 5 3 15, 3 का गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पर होगा 3 एकम 3, इस तरह से। अब इसको आगे हल कर लेंगे। तो देखिए माइनस और माइनस जुड़ता है, माइनस के 15 और माइनस का 1 मिलकर कितना हो जाएगा? -16/15। अब 16 में से 10 को घटाएंगे तो 16 में से 10 जाएगा तो माइनस का 6 बचेगा बटे 15, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह होता है वही चिन्ह हम यहाँ पर भी लगाते हैं। तो 16 में से 10 जाएगा तो 6 बचेगा, और बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो माइनस लगाया। 3 की टेबल से 6 और 15 कट जाता है, क्योंकि 3 की टेबल में 6 भी आता है और 15 भी आता है। तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे
15 और माइनस वैसा की वैसा लगा देंगे तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा उत्तर आ जाएगा -2/5। तो इस तरह से भिन्न को जोड़ा जाता है और घटाया जाता है। आगे देखिए, अब भिन्न को हम गुणा करना और भाग करना सीखेंगे। भिन्न का गुणा जब भी हम करते हैं तो नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली कोई संख्या कटती है तो उसको काट लेते हैं। जिसे नीचे में क्या है 5 से क्या ऊपर वाली कोई संख्या कट रही है, अगर कट रही हो तो काटेंगे, नहीं कटेगी तो कोई बात नहीं। तो 5 से कोई भी ऊपर वाली संख्या नहीं कट रही है। तो अब नीचे से देखें 3, क्या 3 से ऊपर वाली कोई संख्या कटेगी? जी हाँ, 3 से ये 3 कट जाएगा। ठीक है, उसी तरह से ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली भी संख्या कोई कटती हो तो उसको काट लेते हैं। जैसे 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ये कट गई। ठीक है, उसके बाद भी और कुछ कट रहा हो तो काट देते हैं। जैसे 2 से 6 कट जाता है, 2 एकम 2 और 2 त्रिया 6, तो सभी कट गए। और कटने के बाद जो बचा वही हमारा उत्तर आ जाएगा, यानी कि 3 ऊपर बचा और नीचे क्या बचा 5, ये हमारा उत्तर आ गया। तो भिन्न का गुणा करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन भिन्न को जोड़ना और घटाना थोड़ा सा कठिन होता है। उससे भी सरल है भिन्न का भाग करना। ठीक है, जब भी हम भिन्न का भाग करेंगे तो इस तरह के सवाल देखने को आपको मिलेंगे। यहाँ पर भी भाग है और यहाँ पर भी भाग है, तो हम भाग को पहले गुणा में इस तरह से बदल लेते हैं। ठीक है, तो आगे वाली सबसे जो आगे भिन्न होगी वो तो वैसी की वैसी लिखी जाती हैं। ठीक है, तो आगे क्या है भैया 9/2, वैसा की वैसा है। अब इस भाग को हम गुणा में बदलेंगे तो यहाँ पर गुणा लिखेंगे। जब हम भाग को गुणा में बदलते हैं तो ये वाली जो भिन्न होती है वो पलट जाती है, यानी कि ऊपर चले जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 4। ठीक उसी तरह से इस भाग को भी हम गुणा में बदलेंगे तो 8 तो ऊपर चले जाएगा और नीचे आ जाएगा 5, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर भिन्न का गुणा बन गया है, तो ऊपर वाली संख्या में से हम नीचे वाली संख्या काट लेते हैं। ठीक है, तो 2 से ये 8 कट जाता है, 2 चौकी 8, 4 बार में। ठीक है, और कुछ संख्या कट रही है क्या नीचे वाली संख्या से? ये 4 से ये 4 कट जाएगा। अब क्या बचा ऊपर बचा 9 और 3 और नीचे बचा 5। तो एक बार इधर साइड में इसको लिख लेते हैं ताकि हमको अच्छे से समझ आ सके। ऊपर बचा 9 और 3 और नीचे बचा है 5। अब ऊपर का ऊपर गुणा कर देते हैं, 9 3 27 और नीचे बचा 5, तो 27/5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से भिन्न का गुणा किया जाता है और भिन्न का भाग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत के सवाल आते हैं, तो प्रतिशत के सवाल भी हम यहाँ पर सीखेंगे। देखें यहाँ पर 500 का 4% निकालना है। ठीक है, अब एक बात समझिए, प्रतिशत ये जो लिखा है प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। जहाँ पर भी ये वाला प्रतिशत आ जाए उसकी जगह पे लिखेंगे 1/100। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमें निकालना है 500 का 4% कितना होगा। 500 का मतलब होता है गुणा, जहाँ पर भी का होगा वहाँ पर लगाएंगे हम गुणा। ठीक है, 4%, और प्रतिशत का मतलब मैंने अभी बताया 1/100, यानी कि 4% है तो यहाँ पर लिखेंगे 4/100। ठीक है, इस तरह से। अगर यहाँ पर 2% होता तो लिखते 2/100, अगर 3% होता तो 3/100 लिखते, लेकिन फिलहाल यहाँ पर क्या है 4%, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 4/100। ठीक है, देखिए ये 2 जीरो से ये 0 कट जाएगी, तो उत्तर हमारा क्या आ जाएगा, 5 का गुणा 4 से कर देंगे तो 5 चौकी 20 हो जाएगा, इस तरह से। तो पहले प्रश्न का उत्तर कितना आ जाएगा, पहले प्रश्न का जो उत्तर आ जाएगा 20, यानी कि 500 का जब हम 4% निकालेंगे तो हमारा उत्तर कितना होगा 20 होगा। इसका जो उत्तर आ गया 20। अब हमें 600 का 2%, 600 का मतलब गुणा कितना प्रतिशत 2, तो 2/100, उसका 600 का 2% का 5%, का मतलब यहाँ पर भी गुणा लगाएंगे,
कितना 5%, मतलब 5/100। अब देखिए जो कट रहा है उसको काट लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट लिए। हम चाहे तो 5 और 100 को भी आपस में काट सकते हैं, लेकिन अभी काट देंगे तो बाद में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए ऊपर का ऊपर गुणा कर लेते हैं। जैसा कि हमने पहले इधर भिन्न को जब हल किया था तब हमने यहाँ पर गुणा करना सीखा था, उसी तरह से यहाँ पर भी ऊपर का ऊपर गुणा कर लेते हैं। यानी कहने का मतलब 6 गुणा 2 गुणा 5 और नीचे क्या है 100, तो उसको वैसा की वैसा लिख देंगे। 2 पंजा 10, 10 का 6 से गुणा होगा तो कितना होगा 10 6 60, 60/100। ये जीरो से ये जीरो कट गई, अब क्या बचा 6/10। ठीक है, तो देखिए बटे में एक जीरो है तो इधर से एक संख्या के बाद दशमलव लगाते हैं, यानी कि 6.0 इस तरह से, यानी कि 6 में हम 10 से भाग देंगे तो 0.6 हमारा उत्तर आएगा। तो 600 का 2% का 5% जब हम निकालेंगे तो उत्तर कितना आएगा 0.6%। तो इस तरह से हमने इस प्रश्न को हल किया। तीसरा सवाल है किसका 30% 1200 है। किसका, हमें तो पता नहीं, किसका 30% 1200 है तो हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे x का, x का मतलब गुणा 30%, तो 30/100 कितना है 1200, तो यहाँ पर लिखेंगे 1200। ठीक है, अब इसको हल कर लो, ये जीरो से ये जीरो कट गया तो क्या बचा यहाँ पर x गुणा 3/10 बराबर 1200। अब ये बटे में है तो उधर जाके गुणा में चले जाएगा, यानी कि x गुणा 3 बराबर 1200 गुणा 10। अब ये गुणा में है 3 तो भाग में चले जाएगा, यानी कि 1200/10/3, 3 से भाग देंगे 1200 में तो यहाँ पर आएगा कितना 400, और 400 का 10 से गुणा होगा तो कितना आएगा आंसर 4000 हमारा आंसर आएगा। यानी कि हमारा जो उत्तर आएगा इसका कितना आएगा 4000। ठीक है, इसके बाद बारी आते हैं दोस्तों 4/5 का प्रतिशत रूप लिखिए। 4/5 का प्रतिशत रूप लिखिए। 4/5, तो जब भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो उसमें 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, और इस तरह से कोष्टक लगाएंगे और पीछे लगाएंगे प्रतिशत। ठीक है, और इसको काट लेंगे, 5 से 100 कटेगा कितनी बार में 20 बार में। ठीक है, तो 4 का 20 से गुणा कर देंगे, 20 चौकी 80, तो हमारा कितना प्रतिशत आ गया 80%, यानी कि 4/5 का प्रतिशत रूप कितना हो जाएगा 80। ठीक है, उसी तरह से 25% को भिन्न रूप में लिखिए। अभी मैंने आपको बताया था 25%, तो क्या हो जाएगा 25/100। अगर 2% होता तो 2 कितना हो जाता 100, लेकिन हमें बोला है 25% को भिन्न में लिखिए। भिन्न मतलब बटे वाली। ठीक है, तो 25/100, अब जो कट रहा है उसको काट लेंगे, 25 से कम 25 और 25 चौक 100, यानी कि 25% का भिन्न रूप कितना हो जाएगा 1/4। अगला प्रश्न है 70 का 63 कितने प्रतिशत है। तो 70 का 63 कितने प्रतिशत है ये हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ पर मानेंगे 70 का 100% 63 है, इस तरह से हम मानेंगे। तो 70 का मतलब गुणा 100% मतलब 100/100 बराबर 63। ठीक है, अब 100 बराबर 63 ये भाग में है तो इधर जाके गुणा में चले जाएगा, और ये गुणा में है 70 तो इधर आके बटे में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब ये 0 से 0 कट जाएगी, 7 नामे 63 होता है, और इधर क्या बच गया 9 गुणा 10, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा
90 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर दोस्तों प्रतिशत के लगभग सारे टाइप हमने यहाँ पर हल कर लिया, बेसिक। ठीक है, अगला आता है दोस्तों बोर्डमास का नियम। बोर्डमास, यहाँ पर बी का मतलब होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट को हिंदी में बोलते हैं कोष्टक। ब्रैकेट को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? कोष्टक बोलते हैं। ओ का मतलब होता है ओप, और ओप का मतलब होता है का, और का मतलब भी होता है गुणा। जब हम सारे सवाल हल करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। डी मतलब होता है डिवीजन यानी कि भाग। एम मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा। ए फॉर एडिशन यानी कि जोड़ना। एस फॉर सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। तो बोर्डमास का नियम कहता है दोस्तों, जब भी हमें जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, घटाव और कोष्टक आ जाए या फिर का आ जाए तो हम बोर्डमास का नियम लगाते हैं। और बोर्डमास का नियम ये कहता है कि पहले कोष्टक को हल करना चाहिए, उसके बाद का को, उसके बाद भाग को, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव, तब जाके हम इस प्रकार के सवाल को सही कर पाते हैं। ठीक है, तो बोर्डमास का नियम सिंपल सा आपको क्या ध्यान रखना है, पहले कोष्टक को हल करना है, फिर का को, फिर भाग को, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव। ठीक है, तो चलिए प्रश्न के माध्यम से हम समझेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। पहला प्रश्न है 20 भागित 5। 20 भागित 5 गुणा 3 प्लस 8 माइनस 2 बराबर क्या होगा? ठीक है, तो बोर्डमास का नियम क्या कहता है, सबसे पहले कोष्टक को हल करो। लेकिन इस प्रश्न में क्या कोष्टक है? नहीं है, तो कोष्टक नहीं है तो इसको छोड़ो। उसके बाद आता है का। क्या इस प्रश्न में का है? का भी नहीं है, तो का को भी छोड़ो। अब आगे बारी आती है भाग की। क्या भाग है? हाँ भाग है, तो भाग को हल करो। पहले कोष्टक, का और भाग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, भाग है, तो भाग को पहले हल करेंगे। यानी कि 20 में हम 5 से भाग देंगे तो 5 चौकी कितना होगा? 20 होगा। यानी कि इतने को हल करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। बाकी वैसा की वैसा लिखेंगे, गुणा 3 प्लस 8 माइनस 2 बराबर प्रश्नवाचक। ठीक है, अब इनमें सबसे पहले किसको हल करेंगे? गुणा को हल करेंगे, या फिर जोड़ना है या फिर घटाना है। तो बोर्डमास का नियम कहता है पहले कोष्टक, फिर का, फिर भाग। तो भाग तो हमने हल कर लिया, इसके बाद क्या हल करेंगे? गुणा को हल करेंगे। यानी कि 4 3 12, 4 3 12 प्लस 8 माइनस 2, वैसा की वैसा लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम जोड़ेंगे 12 और 8 20, और उसके बाद हम घटाएंगे। 20 में से 2 जाएगा तो क्या आंसर आएगा? 18 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप बोर्डमास का नियम कहता है पहले कोष्टक, फिर का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोष्टक भी नहीं था, का भी नहीं था, तो हमने किसको हल किया? भाग को हल किया। तो भाग को हल किया, 20 में 5 से भाग देंगे 4 आएगा, बाकी संख्या वैसी की वैसी उतार देंगे। फिर अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? गुणा को हल करेंगे, फिर बाकी संख्या वैसी की वैसी उतारेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए एक प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब बारी आती है दूसरे प्रश्न की। तो दूसरे प्रश्न में है दोस्तों कोष्टक 15 माइनस 5 कोष्टक गुणा 2 प्लस 10 भागित 5। इसमें सबसे पहले हम किसको हल करेंगे? क्या कहता है बोर्डमास के नियम? पहले कोष्टक को हल करो। तो कोष्टक को पहले हम हल करेंगे, 15 में से 5 जाएगा तो 10 बचेगा। फिर क्या है? गुणा है 2 प्लस 10 भागित 5। बाकी चीज़ें वैसे की वैसे हमने लिखा, 15 माइनस 5 को घटाया तो 10 आया, बाकी चीज़ें वैसे की वैसे लिखेंगे। अगली स्टेप में हम क्या हल करेंगे? कोष्टक को हल कर लिए, का तो है नहीं, तो अगली बारी आते हैं भाग की। तो भाग किन के बीच में है? इनके बीच में भाग का चिन्ह है, तो हम भाग को पहले हल करेंगे। इनको वैसा की वैसा लिखेंगे, 10 गुणा 2 प्लस, और 10 में 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10। अब गुणा कर देंगे, 10 दूनी 20
प्लस 2 बराबर 2 और 20 22 हमारा उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, 25 माइनस 10 भागित 2 प्लस 6 गुणा 3। तो सबसे पहले हम क्या हल करेंगे, यहाँ पर भाग को हल करेंगे। तो 25 माइनस वैसा के वैसा लिखेंगे, 10 में 2 से भाग देंगे तो 2 पंजा 10 प्लस 6 गुणा 3 वैसा के वैसा लिखा। अब क्या हल करेंगे, गुणा को हल करेंगे तो बाकी वैसा के वैसा लिखेंगे। 25 माइनस 5 प्लस 6 3 18। अब किसको हल करेंगे, अब जोड़ लेंगे। 25 और 18 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 43। 43 में 5 को घटाएंगे, हमारा जो उत्तर आ जाएगा 38। अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 4। पहले हम क्या हल करेंगे, पहले हम भाग को हल करेंगे। यानी कि 50 में 10 से भाग देंगे तो 5, फिर बाकी संख्या वैसा के वैसा लिखेंगे, गुणा 4 माइनस 8 प्लस 2। ठीक है, अब गुणा करेंगे, 5 चौकी 20 माइनस 8 प्लस 2। अब जोड़ेंगे, 20 और 2 मिलकर 22। 22 में से 8 को घटाएंगे तो हमारा जो उत्तर आ जाएगा 14 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने बोर्डमास के कुछ बेसिक आपको प्रश्न 4 बताइए। अब थोड़े से हम कठिन प्रश्न भी हल करते हैं, जिनमें कोष्टक भी आ जाए, का भी आ जाए, तो उसको किस तरह से हम हल करेंगे। ठीक है, तो 5वां जो प्रश्न है दोस्तों, 12 प्लस कोष्टक 6 भागित 2 कोष्टक माइनस 4। तो सबसे पहले हम क्या हल करते हैं, बोर्डमास के नियम में कोष्टक को हल करते हैं, बाकी चीज़ें वैसे की वैसे लिखेंगे। 12 प्लस 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 बार में कटेगा माइनस 4, और 12 और 3 15, 15 में से 4 को घटाएंगे तो 11 हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न नंबर 6 जिसमें का भी दिया है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 6 में देखेंगे, कोष्टक 8 प्लस 2 का 5 माइनस 10 भागित 2। तो बोर्डमास का नियम क्या कहता है, पहले कोष्टक को हल करो। और कोष्टक भी कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। जो ऊपर वाला कोष्टक है, ये जो इस तरह से दिख रहा है, वो रेखा कोष्टक कहलाता है। फिर छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक, उसके बाद आता है का। तो पहले कोष्टक को हल करना है। तो कोष्टक में क्या है, 8 प्लस 2 कितना होगा 10। उसके बाद आता है का मतलब क्या होता है दोस्तों, गुणा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे का 5 माइनस 10 भागित 2, और का मतलब क्या होता है, गुणा। यानी कि 10 और 5 का गुणा होगा तो कितना होगा 50 माइनस 10 भागित 2। अब भाग को हल करेंगे। ठीक है, तो 50 माइनस 10 में 2 से भाग देंगे तो 2 पंजा 10, और 50 में 5 घटा देंगे तो 45 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है 7वां, कोष्टक 25 भागित कोष्टक 5 प्लस 5 बड़ा कोष्टक गुणा 8 माइनस 12, इस तरह से। तो मैंने आपको बताया कोष्टक भी कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के। तो सबसे पहले रेखा कोष्टक को हल करते हैं, उसके बाद छोटे को, फिर मझले को, फिर बड़े को। तो यहाँ पर भी उसी तरह से हम देखेंगे। तो सबसे पहले किसको हल करेंगे, छोटे कोष्टक को। कहने का मतलब एक बहुत बड़ा, मान लीजिए एक बहुत बड़ा घर है, सबसे अंदर वाले कमरे में रहते हो, तो सबसे पहले आप अगर अंदर से बाहर निकलना हो तो क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे अंदर वाले दरवाजे को खोलना पड़ेगा, फिर उसके बाहर वाले, फिर उसके बाहर वाले, तब जाके आप बाहर निकलोगे।
तो उसी तरह से यहाँ पर भी कोष्टक का मेथड है कि सबसे पहले छोटे कोष्टक को यानी कि अंदर वाले कोष्टक को हल करो, छोटे को, फिर मझले को, फिर बड़े को। तो पहले हम अंदर वाले कोष्टक को खोलेंगे और बाकी चीज़ें वैसे की वैसे लिखेंगे, ठीक है। बड़ा कोष्टक 25 भागित, अब छोटे कोष्टक को हल करेंगे तो 5 + 5 यहाँ पर कितना होगा 10। छोटा कोष्टक हल हो गया, कोष्टक के बाहर गुणा 8 - 12, ठीक है। अब बड़े कोष्टक को हल करेंगे, बड़े कोष्टक में क्या करना है, हमें भाग देना है 25 में 10 से। तो 25 में हम 10 से भाग देंगे तो 2.5 आएगा, फिर गुणा करना है 8 से -12, और 2.5 में 8 से गुणा करेंगे तो 20 आएगा, -12, और 20 में से 12 को घटाएंगे तो 8 हमारा उत्तर आ जाएगा। आप चाहे तो चेक कर लेना, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हमने बोडमास के 7 सवाल हल करे। एक सवाल और हल कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके और आपका सारा डाउट क्लियर हो सके, ठीक है। अगला जो सवाल है प्यारे दोस्तों, 18 माइनस बड़ा कोष्टक 6 माइनस मझला कोष्टक 4 माइनस छोटा कोष्टक 8 - 6 - 3, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस कर लेना, ठीक है। मझला कोष्टक फिर बड़ा कोष्टक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम छोटे कोष्टक को हल करेंगे यानी कि अंदर वाले कोष्टक को हल करेंगे, ठीक है। बाकी चीज़ें वैसे के वैसे लिखेंगे। 18 माइनस 6 माइनस मझला कोष्टक 4 माइनस, इसके अंदर वाले को पहले हल करते हैं। तो इसको मैं साइड में समझाता हूँ। 8 - 6 - 3, माइनस माइनस जुड़ता है, 8 - 6 और -3 माइनस के 9 हो जाएंगे, ठीक है। जैसे -3 और -5 माइनस माइनस जुड़ता है, माइनस के कितना हो जाते, 8 हो जाते। तो इसी तरह से -6 और -3 मिलकर कितना हो गया, -9। अब एक प्लस का है और एक माइनस का है तो घटेगा, 9 में से 8 को घटाएंगे, 9 में से 8 को घटाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। और बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह होता है वही चिन्ह लगाते हैं। तो बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे। कहने का मतलब इतने को जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, -1 आएगा। फिर मझला कोष्टक है, फिर बड़ा कोष्टक है, ठीक है। एक एक स्टेप समझिए। फिर यहाँ पर क्या है, 18 माइनस 6 माइनस मझला कोष्टक। अब देखिए ये माइनस चिन्ह अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 + 1 मझला कोष्टक फिर बड़ा कोष्टक। अब समझिए जा रहा, यहाँ पर 18 माइनस 6 माइनस, इनको जोड़ेंगे 4 और 1 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, फिर बड़ा कोष्टक बचेगा। 18 माइनस 6 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और 18 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 17। तो उत्तर कितना आएगा, 17 आएगा। फिर सबसे पहले हम छोटे कोष्टक को हल करते हैं, उसके बाद मझले को, फिर बड़े को। 9वां जो प्रश्न है प्यारे दोस्तों, आपको होमवर्क के तौर पर हल करना है और इसका आंसर कमेंट में बताना है, ठीक है। आगे बारी आती है समीकरण यानी कि इक्वेशन को सॉल्व करना। तो पहले बिल्कुल शुरुआत से बेसिक प्रश्न हम हल करेंगे, उसके बाद हम कठिन से कठिन प्रश्न भी हल करेंगे। तो लगभग हम 11 प्रश्न समीकरण के हल करेंगे जहां पर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला जो प्रश्न है, x + 5 = 12, ठीक है। समीकरण में दोस्तों हमें x, y, z जो भी अंग्रेजी वर्णमाला का अल्फ़ाबेट होता है उनका मान ज्ञात करना होता है। तो हम क्या करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला की जो अल्फ़ाबेट होते हैं उसको बराबर के एक तरफ करते हैं और संख्याओं को एक तरफ करते हैं, ठीक है। जैसे आपने तराजू देखा होगा, तराजू में एक तरफ सब्जी रखी जाती है और एक तरफ बाट रखा जाता है। उसी तरह से यहाँ पर ये बराबर है, तो बराबर के एक तरफ हम संख्याओं को करते हैं और एक तरफ अंग्रेजी वर्णमाला का जो अल्फ़ाबेट होता है उसको करते हैं, और आखिरी में x और y, z इनके मान ज्ञात करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 5 को बराबर के इस तरफ करेंगे, क्योंकि x को इस तरफ रखना है, एक ही तरफ करना है,
ठीक है। तो 5 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 12 माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, अब x बराबर 12 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो x बराबर हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, x बराबर 7 हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पहला प्रश्न तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तीसरा है 4x बटे 2 बराबर 8। तो जो भाग में होता है वो उधर जाके गुणा में चले जाता है। सबसे पहले भाग को हम गुणा में भेजेंगे। ठीक है, यानी कि 2 को 8 से गुणा कराएंगे। अब ये x के साथ 4 गुणा में है तो वो भाग में आ जाएगा, क्योंकि हमें संख्या को एक तरफ करना होता है। तो 8 गुणा 2 बटे 4, ये 4 भाग में जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या कट जाती हैं। ये हमने भिन्न को जब हल करना सीखा था तब हमने पढ़ के आ गए हैं। ठीक है, और 2 का 2 से गुणा होगा तो 4 होगा, यानी कि x बराबर उत्तर कितना आ गया, 4 आ गया। अगला प्रश्न है चौथा, x बटे 3, x बटे 3 प्लस 2 बराबर 5। पहले हम इस 2 को पक्षांतर करेंगे तो x बटे 3 वैसा के वैसा लिखेंगे, बराबर 5 भी वैसा के वैसा, प्लस 2 का पक्षांतर होकर उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और x बटे 3 बराबर 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, और ये भाग में है तो उधर जाके गुणा में हो जाएगा, यानी कि 3 गुणा 3 बराबर 3 त्रिका 9, यानी कि x बराबर उत्तर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने 4 प्रश्न तो हल कर लिया। उसके बाद आते हैं 5वां प्रश्न। जब भी इस तरह से ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या हो तो उसका हम ब्रैकेट के अंदर गुणा करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं, 3 कोष्टक x प्लस 2 कोष्टक बराबर 15। कोष्टक के बाहर जो भी संख्या होगी उसका हम अंदर गुणा करते हैं, यानी कि ब्रैकेट को खोलते हैं। तो 3 का x से गुणा होगा तो यहाँ पर बनेगा 3x, और 3 का 2 से गुणा होगा तो 3 दूनी 6 प्लस के 6 बराबर 15। अब पक्षांतर कर लेंगे, 6 को इस तरफ भेजेंगे, प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी कि 15 माइनस का 6। 3x बराबर 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। x बराबर 9, ये 3 गुणा में है तो उधर जाके बटे में चले जाएगा, और 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, यानी कि x बराबर हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, x बराबर हमारा उत्तर आ जाएगा, x बराबर हमारा उत्तर 3 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमने कोष्टक के बाहर कोई संख्या हो तो उसका अंदर गुणा करके पक्षांतर करके इस तरह से हम इस प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, अगला है छठा तो बहुत आसान है, 10 माइनस x बराबर 4। ठीक है, हमें संख्या को एक तरफ करना है। ठीक है, अब की बार 10 माइनस x बराबर 4 है तो क्या हम 4 को इस तरफ ला सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। 10 इधर प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा, और इस 100 को हम इस तरफ ले जाएंगे, माइनस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब 10 में से 4 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 6। तो x बराबर हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए 7वां प्रश्न। 7वां है 8x प्लस 4, 8x प्लस 4 बराबर 3 कोष्टक x माइनस 1 प्लस का 7। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोष्टक के बाहर कोई संख्या हो तो उसका हम अंदर गुणा कर देते हैं। तो बाकी तो पहले वैसे की वैसे लिखेंगे। हमने बोर्डमास का नियम भी पढ़ रखा है कि सबसे पहले कोष्टक को हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी बोर्डमास का नियम लागू हो जाएगा। ठीक है, कोष्टक को सबसे पहले हल करेंगे। 8x प्लस 4 बराबर 3 का x से गुणा होगा तो 3x बनेगा, और 3 का माइनस 1 से गुणा होगा तो 3 एकम 3 माइनस के 3 प्लस का 7। अब इसको हल कर लेंगे। 8x प्लस के 4 बराबर 3x
7 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, अब पक्षांतर कर लो, x एक तरफ और संख्या एक तरफ। ठीक है, तराजू में एक तरफ क्या होता है, बाट होता है, और एक तरफ सब्जियां वगैरह जो भी हम कुछ आवश्यक सामग्री लेते हैं वो होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी एक तरफ x वाले पद को और एक तरफ संख्या करेंगे। तो 8x और इधर प्लस के 3 इधर आएगा तो माइनस का 3x होगा, प्लस 4 ये वैसा के वैसा, इसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने इस तरफ लाया और इसको इस तरफ ले गए। ठीक है, 8x में से 3x जाएगा तो 5x बचेगा, और 4 में से 4 जाएगा तो 0 बचेगा। x के साथ ये 5 गुणा में है तो उधर जाके भाग में जाएगा, यानी कि 0/5। 0 कुछ भी संख्या हो तो वो 0 सन्नाटा कहलाती है, यानी कि x बराबर उत्तर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 कोई भी संख्या हो तो वो 0 ही कहलाती हैं, यानी कि 0 सन्नाटा, यानी कि x बराबर 0 हमारा इसका आंसर आएगा। तो मैं उम्मीद करूँगा कि यहाँ तक दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वीडियो बहुत लंबी बनेगी क्योंकि हम लगभग 15 टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसलिए एक एक चीज़ आपको समझनी है। ठीक है, एक बार पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ताकि हम सारी चीज़ें एक ही बार में कवर कर सके। अगला तो बहुत आसान है, इसको तो आप कर लोगे। आगे देखिए, 5x + 9, 5x + 9 बराबर 5 + 3x। तो क्या करेंगे हम, पहले x वाले पद बराबर के एक तरफ और संख्या एक तरफ करेंगे। तो 3x को हम इस तरफ लाएंगे तो 5x - 3 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का है उधर जाके माइनस होगा। 5 वैसा के वैसा लिखेंगे हम। 9 को इस तरफ लाएंगे, प्लस का है इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 5x में से 3x जाएगा तो 2x बचेगा, और 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, और बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो माइनस लगाएंगे। x के साथ ये 2 गुणा में है तो इधर आके बटे में आएगा, यानी कि -4/2। 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हमारा जो उत्तर आएगा -2। तो इस तरह से हमने समीकरण के 9 प्रश्नों को हल किया। आगे 2 प्रश्नों और है। प्रश्न नंबर 10वां जो है प्रश्न नंबर 9वें के समान है। ठीक है, तो इसको तो आपको ही हल करना होगा क्योंकि ये भी बहुत आसान है। प्रश्न नंबर 11वां में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7x/15 को इस तरफ लाएंगे। ठीक है, तो 2x/3 वैसा के वैसा लिखेंगे, प्लस का है इधर आके माइनस का हो जाएगा 7x/15 बराबर 3 वैसा के वैसा लिखेंगे, +1 को इस तरफ लाएंगे, प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल कर लो। 3 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। 3 और 15 का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, 15 ही आएगा। 3 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 15 आएगा। फिर इस 3 का भाग 15 में देंगे, कितनी बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। 3 पंजे 15, तो 5 का गुणा इस 2x से करेंगे, 2 दूनी 10x हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 15 का 15 में भाग देंगे तो 1 बार में कटेगा, और 1 का गुणा इस 7 से करेंगे तो यहाँ पर 7x बनेगा बराबर 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 10 में से 7x जाएगा तो 3x बचेगा, और नीचे बचेगा 15 बराबर इधर है 2। 15 भाग में है तो उधर जाके किस में चले जाएगा, गुणा में चले जाएगा, यानी कि 2 गुणा 15। x के साथ में ये 3 गुणा में है तो उधर जाके भाग में चले जाएगा, यानी कि 2 गुणा 15/3। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो क्या बच जाएगा, x बराबर 2 गुणा 5, यानी कि x बराबर हमारा उत्तर आएगा 10। तो इस तरह से हमने 11वें प्रश्नों को भी हल किया। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको समीकरण को हल करना भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बारी आती हैं दोस्तों वर्गमूल और घनमूल की। 16 का वर्गमूल क्या होगा, 9 का वर्गमूल क्या होगा।
तो वर्गमूल निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से 16, फिर इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इस तरह से एक लाइन खींचेंगे और एक इस तरह से। इससे पहले भी हमने एलसीएम निकालना सीखा था, तब भी हमने इस तरह से हल किया था। ठीक है, सबसे छोटी से छोटी संख्या से भाग देंगे इस तरह से। तो 16 2 से 8 बार में कट जाएगा, फिर 2 से 8 कटेगा 4 बार में, फिर ये 4 कटेगा 2 से कितनी बार में, 2 बार में, फिर ये 2 कटेगा 2 से 1 बार में। ठीक है, देखिए रूट के अंदर ये 16 लिखा है। ठीक है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर करने के अंदर कुछ नहीं लिखा है। जब भी कुछ ना लिखा हो तो यहाँ पर 2 2 का जोड़ा बनाते हैं इस तरह से, और इनमें से हम 1 1 2 इस तरह से बाहर कर लेते हैं और इनका गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, अब हम 9 का वर्गमूल निकालेंगे, तो 9 को भी इस तरह से लिखेंगे। पहले 9 किससे कटेगा, 3 से, 3 त्रिका 9, फिर किससे कटेगा, 3 से, 3 एकम 3। तो यहाँ पर करने के अंदर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 2 2 का जोड़ा बनाते हैं और इनमें से एक 3, इनमें से 2 जोड़े में से एक 3 बाहर कर लेंगे, तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी तरह से 625 का भी हम वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, किसका, 625 का। तो इस तरह से लिखेंगे हम पहले 625। अब किससे भाग जाएगा, लास्ट में 5 है, इसका मतलब 5 से भाग जाएगा। ठीक है, 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा और 4 से भी नहीं जाएगा, किससे जाएगा, 5 से जाएगा। 5 से भाग दो, 5 एकम 5, 1 बच गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 12, 5 दूनी 10 और 5 पंजा 25। फिर 5 से भाग जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 पंजा 25। फिर 5 से भाग जाएगा, 5 पंजा 25। फिर 5 से भाग जाएगा, 5 एकम 5। करनी के अंदर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब यहाँ पर 2 2 का जोड़ा बनाना है इस तरह से, और जोड़े में से 1 1 5 को बाहर कर लेते हैं इस तरह से और इनका गुणा कर देंगे। 5 का 5 से गुणा होगा तो क्या होगा, 25 होगा। ठीक है, 5 पंजा 25, यानी कि 625 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर वर्गमूल निकालते हैं। अब हम घनमूल निकालना सीखेंगे। ठीक है, आठ का घनमूल निकालेंगे, तो 8 का भी पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे इस तरह से। सबसे छोटी सी छोटी संख्या से भाग देंगे, 2 से कट जाएगा 4 बार में, फिर 4 कटेगा 2 बार में, फिर 2 कटेगा 1 बार में। अब देखिए यहाँ पर करनी के अंदर 3 लिखा है, ये 3 लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर 3 3 के जोड़े बनाएंगे। ठीक है, कितने के जोड़े बनाएंगे, 3 3 के, और इनमें से 1 2 बाहर कर लेंगे। कहने का मतलब 8 का जो वर्गमूल, 8 का जो घनमूल होगा वो कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, उसी तरह से 27 का भी हम घनमूल निकालेंगे पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे हम 27। ठीक है, क्या लिखेंगे दोस्तों, 27 लिखेंगे। किससे कटेगा, 3 से, 3 नामी 27, और 9 कटेगा 3 से, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। तो यहाँ पर भी 3 3 का जोड़ा बनाएंगे इस तरह से, और इनमें से एक 3 बाहर कर लेंगे। तो 27 का घनमूल क्या हो जाएगा, 27 का घनमूल हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा बड़ा देख लेते हैं, जिनमें 512 का घनमूल कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबका घनमूल वैसे ही निकालना है हमें। यहाँ पर लिखना है 512। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 512, फिर छोटी सी छोटी संख्या से भाग देंगे। लास्ट में 2 है, इसका मतलब 2 से भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बच जाएगा तो 11 होगा, 2 पंजा 10 और 2 छंग 12। ठीक है, फिर 2 से चले जाएगा भाग, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठी 16। फिर भाग जाएगा 2 से, 2 छंग 12, 2 चौकी 8। फिर भाग जाएगा 2 से, 2 त्रिया 6, 2 दूनी 4। फिर भाग जाएगा 2 से, 2 एकम 2, 2 छंग 12। फिर 2 से भाग जाएगा 8 बार में। फिर भाग देंगे 2 से तो कितनी बार में, 4 बार में। फिर 4 में भाग देंगे तो 2 दूनी 4। फिर भाग देंगे तो कितनी बार में, 1 बार में। और हमें यहाँ पर कितने कितने के जोड़े बनाना है, 3 3 के, क्योंकि करने के अंदर 3 लिखा है, इसका मतलब
तीन तीन का जोड़ा बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। तीन तीन का हमने जोड़ा बनाया, ठीक है। और इनमें से एक एक संख्या बाहर कर लेंगे, तो यहाँ से 2 बाहर करेंगे हम, और यहाँ से 2 बाहर करेंगे, और यहाँ नीचे से 2 बाहर करेंगे, तो और इन सब का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जो उत्तर आ जाएगा कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 का 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 512 का जो घनमूल होगा, 512 का घनमूल कितना होगा, 8 होगा। तो इस तरह से आप घनमूल निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ सके, ठीक है। हम क्या करते हैं, तीन तीन का जोड़ा बनाते हैं इस तरह से अभाज्य गुणनखंड करके, क्योंकि यहाँ पर करने के अंदर 3 लिखा है, और फिर उनमें से एक एक संख्या बाहर करके उनका गुणा कर देते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको वर्गमूल और घनमूल निकालना भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब हम सीखेंगे गुणनखंड करना, ठीक है। गुणनखंड के भी मैंने बहुत सारे सवाल लिए हुए हैं, जिनमें जितने प्रकार के भी गुणनखंड हो सकते हैं लगभग सारे मैंने गुणनखंड के सवाल ले रखे हैं। पहले प्रश्न में हमें पूछा है 15 और 25 के गुणनखंड बताइए, तो यहाँ पर लिखेंगे 15 और इधर लिखेंगे 25। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो 15 है किस किस से कटेगा, इसमें 1 से भी भाग जाएगा, ठीक है, 3 से भी भाग जाएगा और 5 से भी भाग जाएगा, ठीक है। तो ये 15 के गुणनखंड हो गए। अब वो 25 में भाग लगाएंगे तो 1 से भी भाग जाएगा, है ना, और 5 से भाग जाएगा, क्या 3 और 4 से भाग जाएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा, 25 में नहीं जाएगा, ठीक है। और किससे जाएगा भाग, 1 से जाएगा, 5 पंजा 25, 5 से जाएगा, और किसी से नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये 25 के गुणनखंड हो गए 1 और 5, और 15 के गुणनखंड कौन से हो गए, 1 3 5। अब यहाँ पर एक सवाल बनता है, 15 और 25 का सार्वगुणनखंड बताइए। क्या बताइए, सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड पूछेगा, सार्वगुणनखंड 15 और 25 का। तो सार्व क्या होता है, देखिए इनमें कॉमन क्या है, यहाँ पर भी 1 है और 5 है, और यहाँ पर भी 1 है और 5 है, तो सार्वगुणनखंड क्या हो जाएगा, 15 और 25 का सार्वगुणनखंड हो जाएगा 1 और 5। ये है सार्वगुणनखंड, ठीक है। क्या है, सार्वगुणनखंड किनका, 15 और 25 का। और 15 के गुणनखंड बोलेंगे तो क्या, 1 3 5, और 25 का गुणनखंड पूछेगा तो क्या बोलेंगे, 1 और 5। यहाँ पर लिखेंगे 20 और यहाँ पर लिखेंगे 28, ठीक है। एक बात बताइए, 20 किससे कटेगा, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 पंजे 20, 4 से भी कटेगा, 5 चौकी 20 यानी कि 5 से भी कटेगा, और 10 दूनी 20 यानी कि 10 से भी कटेगा। तो 20 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 1 2 4 5 10, ठीक है। उसी तरह से 28 के गुणनखंड करेंगे हम, तो 28 2 से भी कट जाता है। क्या 28 3 से कटता है, 3 के टेबल में 28 आता है, नहीं आता है। 4 7 28 होता है, क्या 5 के टेबल में 28 आता है, नहीं आता है। 7 चौक 28 होता है, और 14 दूनी 28 होता है, ठीक है, 14 दूनी 28 होता है। तो इस तरह से हमें अगर पूछे कि 28 के गुणनखंड बताइए, तो हम क्या बोलेंगे, 2 4 7 और 14, ठीक है। तो इस तरह से ये 28 के गुणनखंड हो गए, साथ में 1 भी लिख सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से हम गुणनखंड बताते हैं। तो ये पहले 2 प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद आता है 10 के, तो पता ही है आपको, 10 के कर लेंगे। अब 12 1 और 36 के सार्वगुणनखंड कीजिए। हमें बताना है 12 1 और 36 के सार्वगुणनखंड। 12 गुणा 1 से लिख सकते हैं, और 36 को क्या लिख सकते हैं, 12 3 36। तो सार्वगुणनखंड क्या हो गया भैया जी, यहाँ पर 12 हो गया, ठीक है।
तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 12 आएगा। सारों मतलब कॉमन, दोनों में कॉमन आना चाहिए, ठीक है। तो दोनों में कॉमन क्या है 12 है, ठीक है। अब 7 142 के गुणनखंड करना है, तो 7 गुणा यहाँ पर 1 से लिख सकते हैं माइनस, और 42 को क्या लिखा जा सकता है दोस्तों 7 छेंग 42, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, तो कॉमन निकालेंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 100-6। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा 7 कोष्टक 100-6। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है 7a² प्लस 14a, ठीक है। 7a² को लिख सकते हैं 7 गुणा a/a मतलब a को 2 बार गुणा करना, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 14 को क्या लिख सकते हैं 7 दूनी 14, और 7 में क्या है a। अब यहाँ से कॉमन निकालेंगे, देखिए 7 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो 7 बाहर कर लेंगे, ठीक है। a यहाँ पर भी है और a यहाँ पर भी है, तो यहाँ से भी a बाहर कर लेंगे। अब क्या बच गया, यहाँ पर बच जाएगा, जो बच जाता है उसको कोष्टक के अंदर लिखते हैं। तो क्या बच गया a, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और इधर क्या है 2, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 7a कोष्टक a + 2। तो इस तरह से कॉमन निकाल के गुणनखंड करते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि छठा प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला है ax + bx - ay - by, यहाँ पर हमें गुणनखंड करना है ना। तो गुणनखंड करना है तो जो कॉमन संख्या होती है उसको हम बाहर कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से 2 पदों का जोड़ा बनाएंगे। देखिए x यहाँ पर भी है और इस वाले पद में भी है, तो यहाँ से हम कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकालने का मतलब होता है भाग देना। जैसे हमने यहाँ से भी x कॉमन निकाला और यहाँ से भी x निकाला कॉमन, तो इसी x से इस वाले पद में भाग देंगे, तो x से x कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा a बचेगा। bx में x से भाग देंगे तो x कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा b बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से भी हम कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर जो चिन्ह होता है वही चिन्ह हम यहाँ पर भी लिखते हैं। इन दोनों पदों में कॉमन क्या है y है, तो y निकाल लेंगे, और इधर क्या बचेगा y से y में भाग देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a बचेगा। यहाँ जब भी हम यहाँ पर माइनस चिन्ह कॉमन निकालते हैं तो इधर वाला चिन्ह बदल जाता है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हो जाता है प्लस, और यहाँ पर क्या बचेगा b बचेगा। और आगे भी देखिए a + b इधर भी है और a + b इधर भी है, तो यहाँ से भी हम कॉमन निकाल लेंगे। तो a + b कॉमन निकाला तो क्या बच जाएगा x - y, तो यहाँ पर आ जाएगा x - y, और इसको भी हम कोष्टक के अंदर लिखते हैं इस तरह से। तो हमारा जो उत्तर आ जाएगा a + b कोष्टक x - y। प्रश्न नंबर 8वां, x² प्लस xy प्लस 8x प्लस 8y। तो इनमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, 2 पदों का जोड़ा बनाते हैं और कॉमन निकालते हैं इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर पहले 2 पदों में 100 कॉमन है और आखिरी के 2 पदों में 8 कॉमन है। तो पहले 2 पदों में से 100 कॉमन निकालेगा, 100 कॉमन निकलेगा। तो कॉमन निकालने का मतलब भाग देना। जैसे हमने इन दोनों पदों में से 100 कॉमन निकाला तो इसी x से इस x में भाग देंगे, इस वाले पद में भाग देंगे, तो 1 x कट जाएगा तो 1 x बचेगा, और xy में x से x कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा y बचेगा, ठीक है। इधर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। इन दोनों पदों में कॉमन क्या है 8 है, तो 8 निकाल लेंगे, और जो कॉमन निकालते हैं उसी से भाग देते हैं। 8 x में 8 से भाग देंगे तो क्या बचेगा x बचेगा, ठीक है, क्योंकि 8 से 8 कट जाएगा, और 8 से 8 कट जाएगा तो इधर क्या बचेगा y बचेगा, ठीक है। x + y इधर भी है और x + y इधर भी है, तो यहाँ से भी हम कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या बच जाएगा x + 8 बच जाएगा, x + 8, और यही हमारा उत्तर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 9वां है प्यारे बच्चों, x² प्लस 5x प्लस 6। जब भी इस तरह का गुणनखंड करना हो तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, x की घात के आगे कोई भी संख्या हो तो उसका हम सबसे पहले पीछे वाली संख्या में गुणा करते हैं।
लेकिन x की घात 2 के आगे कोई भी संख्या नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 मानेंगे और 1 का गुणा पीछे करते हैं 6 में। ठीक है, तो 1 का गुणा हम 6 से करेंगे, इस 1 का गुणा 6 में करेंगे तो गुणा करने पर क्या आएगा, गुणा करने पर आएगा 6। और बीच में क्या है, 5 है, 5 x है, तो बीच में जोड़ने या फिर घटाने पर हमें 5 लाना है। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर हमें सोचना होगा जिनको जोड़ने पर 5 आ जाना चाहिए और गुणा करने पर 6 आ जाना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर सोचना पड़ेगा कि कौन सी संख्याओं का हमें गुणा करने पर 6 बनेगा और उनको जोड़ने पर 5 बनेगा। तो इस 6 का हम गुणनखंड कर लेते हैं इस तरह से। किससे कटेगा, 2 से, कितनी बार में, 3 बार में। फिर 3 किससे कटेगा, 3 से 1 बार में। तो 2 संख्या आ गई, इनका गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। ठीक है, तो ये 2 संख्या हमारे काम की है। ठीक है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 6 भी बन जाना चाहिए और इन दोनों को जोड़ने पर 5 भी बन जाना चाहिए। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने पर क्या, 5 भी बन जाना चाहिए, तो 5 भी बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे काम के नंबर है और इसको कहाँ पर लिखते हैं, इस 5 x की जगह पे लिखते हैं। ठीक है, x की घात 2 वैसा की वैसा लिखेंगे, 5 x की जगह लिख देंगे 2x प्लस 3x प्लस 6 भी वैसा की वैसा लिखेंगे। अब कॉमन निकालेंगे जैसा कि हमने पहले निकालते आ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ से x कॉमन निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा, x प्लस 2 बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि x से x कट जाएगा तो x बचेगा, 2x में 1x कम हो जाएगा तो 2 बचेगा। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ से 3 कॉमन निकलेगा क्योंकि 6 में भी 3 छिपा है, तो यहाँ से 3 कॉमन निकालेंगे तो 3x में 3 से भाग देंगे तो यहाँ पर x बचेगा और 6 में 3 से भाग देंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, x प्लस 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो x प्लस 2 यहाँ से हम कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा, x प्लस 3 बच जाएगा, x प्लस 3, और यही हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर द्विघात बहुपद का गुणनखंड करते हैं। ठीक है, एक और प्रश्न समझिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, मैंने क्या कहा था आपको कि x की घात के आगे कोई संख्या हो, मान ले यहाँ पर 3 होता तो 3 का गुणा हम पीछे करते हैं 8 के साथ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं थी तो हम 1 मानेंगे और 1 का गुणा किधर करेंगे, 8 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा करने पर क्या बनेगा, गुणा करने पर बनेगा -8 बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए, -2 आना चाहिए। जोड़ने या फिर घटाने पर, -2 लाना है। ठीक है, तो पहले हमें ऐसे 2 नंबर सोचना पड़ेगा कौन सी संख्या को गुणा करने पर -8 आएगा और उनको जोड़ने या फिर घटाने पर -2 बनना चाहिए। तो क्या करेंगे, हम इस 8 के गुणनखंड कर लेंगे। 8 किससे कटेगा, 2 से, कितनी बार में, 4 बार में। ठीक है, फिर ये 2 से 4 कटेगा 2 बार में, फिर ये 2 से कटेगा 2 1 बार में। ठीक है, अभी 3 नंबर आ गए लेकिन हमें कितने नंबर चाहिए, सिर्फ 2 नंबर चाहिए। ठीक है, तो 2 नंबर बना लेते, ऊपर वाले 2 और 2 का गुणा कर देंगे तो 4 होगा और इधर वाला 2 नीचे का वैसा के वैसा। इनका गुणा करने पर हमें कितना बनाना है, -8। लेकिन 4 और 2 का जब हम गुणा करेंगे, 4 और 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर तो 8 हो जाएगा, लेकिन माइनस का चाहिए, हमें। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें चाहिए माइनस का, तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर चिन्ह बदलना पड़ेगा। -4 का गुणा 2 से करेंगे तो -8 बन जाएगा, और -4 और +2 को जोड़ेंगे तो -2 भी आ जाएगा, और यही तो हमें लाना था, -8 और -2। अब क्या करेंगे, इनके पीछे x लगा देंगे और बीच वाले पद के स्थान पर इसको लिख देंगे हम। ठीक है, और आगे हल कर लेंगे तो उत्तर आ जाएगा। कहने का मतलब दोस्तों, यहाँ पर x की घात 2 वैसा की वैसा लिखेंगे और -2x की जगह पे हम लिख देंगे -4x प्लस 2x, -8 भी वैसा की वैसा लिखेंगे। अब 2 पदों का जोड़ा बनाकर कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, x निकलेगा। तो x की घात 2 में x से भाग देंगे तो x बचेगा,
और 4x में x से भाग देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, -4 बचेगा, क्योंकि x से x कैंसिल हो जाएगा। और इधर क्या है, प्लस है तो प्लस लेंगे, और दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। दोनों पदों में से कॉमन क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, क्योंकि 8 में भी 2 छिपा होता है। तो यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे और 2x में 2 से भाग देंगे तो x बचेगा, और 8 में हम भाग देंगे 2 से तो यहाँ पर बचेगा -4। अब दोनों में से यहाँ पर क्या है, x -4 और x -4, इसको भी कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा, इधर x + 2 ये वाला, ठीक है, x + 2, और सभी को, इन दोनों को कोष्टक के अंदर लिखना होता है। तो इस तरह से ये हमारा उत्तर आ जाएगा, यानी कि गुणनखंड हो जाएगा। x की घात 2 - 2x -8 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, कोष्टक x -4 कोष्टक x + 2। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको यहाँ पर गुणनखंड करना भी समझ में आ गया होगा। आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों घातांक। घातांक मीन्स एक्सपोनेंट, ठीक है। देखिए, मैंने घातांक से 20 सवाल लिए हैं, जहाँ पर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर आप घातांक पहली बार भी पढ़ रहे हैं तो भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम हर एक प्रकार का प्रश्न यहाँ पर हल करेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप वीडियो को आखिरी तक जरूर देख रहे होंगे। वीडियो लंबी जरूर हो सकती हैं, लेकिन आपको एक एक चीज़ समझने को मिलेगी। 2 की घात 3, 2 की घात 3 का मतलब क्या हुआ, 2 की घात 3, यानी कि इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की घात 3 इस तरह से, ठीक है। 3 की घात 2, 3 की घात 2 यानी कि 3 की घात 2 इस तरह से लिख सकते हैं। 4 की घात 0, 4 की घात 0, देखिए 4 की घात 0 का मान 1 होगा। किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। जैसे यहाँ पर 6 की घात 0 होगा तब भी उसका मान 1 होगा, x की घात 0 होगा तो भी उसका मान 1 होगा, ठीक है। कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसकी पावर अगर 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होगा। जैसे हम इतनी सारी बहुत बड़ी संख्या लिख दी इतनी, और इसकी घात अगर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होगा, ठीक है। देखिए, ये तो ऊपर वाला घात कहलाता है, ठीक है, और नीचे वाली संख्या को बोलते हैं आधार, है ना, क्या बोलते हैं, आधार, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब 2 की घात 6 का मतलब क्या हुआ, 2 को 6 बार गुणा करना, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 को हमने 6 बार गुणा किया तो क्या आएगा आंसर हमारा, 64 आएगा। कैसे, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा, 64। अब 9 की घात 3 का मतलब क्या हुआ, 9 को 3 बार गुणा करना, 9 गुणा 9 गुणा 9, कहने का मतलब 9 9 81, ठीक है, 9 9 81, और 9 का गुणा 81 से करेंगे तो 9 एकम 9, 9 8 72, तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, 729 आएगा। 11 की घात 2 का मतलब 11 को 2 बार गुणा करना, 11 गुणा 11, तो 11 गुणा 11 क्या होता है, 121 होता है, तो 121 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे देखिए, 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, इसको कैसे लिख सकते हैं। अभी हमने सीखा था कि 9 गुणा 9 गुणा 9, यानी 9 को 9 का 3 बार गुणा करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 9 की घात 3, ठीक है। ठीक उसी तरह से 6 को 4 बार गुणा किया है तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 6 की घात 4 लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह से t गुणा t है तो t की घात क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि सबकी घातें एक एक होती हैं लेकिन उसको लिखते नहीं, और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो सबकी घात तो एक एक होती हैं लेकिन उसको लिखते नहीं, तो गुणा में घातें जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, t की घात 2 और b की घात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि b को कितने बार गुणा किया गया, 4 बार। उसी तरह से यहाँ पर है 5 गुणा 5, यानी कि 5 की घात 2, और फिर क्या है 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 को कितनी बार गुणा किया गया है,
3 बार, तो 7 की घात कितना हो जाएगा 3, इस तरह से। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अब 2 गुणा 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 की घात 2 और a की घात 2 गुणा a की घात 2। ठीक, अब इसको और आगे हल किया जा सकता है। ठीक है, देखिए इसकी घात भी 2 है, इसकी घात भी 2 है, तो हम एक साथ लगा सकते हैं, 2a की घात 2 लगा सकते हैं, इस तरह से। यहाँ पर मैं आपको लिखना समझा रहा हूँ कि किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। देखिए a को कितनी बार गुणा किया गया है, 3 बार। ठीक है, तो यहाँ पर a की घात 3 लिख सकते हैं, और b को कितनी बार गुणा किया गया है, यहाँ पर 4 बार, तो यहाँ पर लिखेंगे b की घात 4, और d का एक ही बार गुणा हुआ है, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखिए, यहाँ पर थोड़े से कठिन सवाल आए। 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 8, सबकी घातें अलग अलग है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि नीचे जो लिखा होता है उसको आधार बोलते हैं और ऊपर वाले को घात बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आधार तो सेम है, सबकी आधार सेम है ना, नीचे 3 है, आधार सेम है, लेकिन घातें अलग अलग है, लेकिन सबकी सब क्या है, गुणा में है। ठीक है, तो आधार सेम हो और घातें अलग अलग हो और गुणा में हो तो घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 की घात 2 + 4 + 8, सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10 और 14, यानी कि 3 की घात कितना हो जाएगा दोस्तों 14, हमारा उत्तर आ जाएगा। कहने का मतलब दोस्तों, जब आधार सेम हो और गुणा में हो तो घातें जुड़ जाती है। आगे देखिए, यहाँ पर 6 की घात 15 भागित 6 की घात 10। अब आधार सेम है, यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है, लेकिन भाग में है तो घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। तो 6 की घात 15 और 6 की घात 10, आधार सेम है और भाग में है तो घातें क्या हो जाती, घट जाती हैं, यानी कि 6 की घात 15 - 10 हो जाएगा। तो उत्तर कितना आ जाएगा हमारा 6 की घात 5, हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 15 में से 10 चले जाएगा तो क्या बचेगा, 6 की घात 5 बचेगा। तो कहने का मतलब दोस्तों, जब आधार सेम होता है और भाग में होता है तो घातें घट जाती हैं। आगे देखिए, यहाँ पर a की घात 3 गुणा a की घात 2, a की घात 3 गुणा a की घात 2, आधार तो सेम है, आधार सेम है और गुणा में है तो घातें जुड़ जाएगी, यानी कि a की घात क्या हो जाएगा 3 + 2 बराबर a की घात कितना हो जाएगा 5। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी है 7 की घात 1 गुणा 7 की घात 2, आधार सेम है तो घातें जुड़ जाएगी, यानी कि 7 की घात 1 प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है, एक एक चीज़ समझाने के लिए मैं हर एक टाइप का प्रश्न लाया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कोष्टक 5 की घात 2 और उसकी घात भी 2 है, तो जरा समझिए कि x की घात m है और उस पूरे की घात भी n है, तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। ठीक है, x की घात m और इस पूरे की घात भी n है, तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है, यानी कि x की घात m गुणा n हो जाता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी है दोस्तों, 5 की घात 2 और उस पूरे की घात भी क्या है 2, तो इसको भी हम इसी तरह से लिख सकते हैं, 5 की घात 2 और उस पूरे की घात 2 भागित 5 की घात 3, तो इसको लिख सकते हैं हम, इनका आपस में गुणा कर देंगे। कहने का मतलब 2 और 2 का गुणा हो जाएगा, तो 5 की घात कितना हो जाएगा 4 भागित 5 की घात 3। अभी मैंने बताया था आधार सेम हो और भाग में हो तो घातें घट जाती हैं, यानी कि 5 की घात 4 भागित 5 की घात 3, यानी कि 5 की घात हो जाएगा 4 - 3, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 5 की घात 1, और 5 की घात 1 का मतलब 5 एकम 5, ये हमारा उत्तर आ जाएगा इस तरह से। तो पहले आपको ये छोटे छोटे प्रश्न हल करना होगा, तब आप बड़े बड़े सवाल
हल कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब की बार थोड़ा सा अलग है। ठीक है, आधार अलग अलग है, आधार अलग अलग है लेकिन इनकी घात सेम है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 5 गुणा 5 की घात 5। आधार अलग अलग है लेकिन घात सेम है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 गुणा 5 की घात 5। इस तरह से, जैसे देखिए, अगर यहाँ पर a होता, a की घात यहाँ पर होता 2 और यहाँ है b की घात भी 2 है। आधार तो अलग अलग है इनका लेकिन घात सेम है, तो इसको लिख सकते हैं a गुणा b की घात 2। ठीक है, इसी तरह से मैंने इसको भी किया है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे कठिन कठिन प्रश्न भी आएंगे, हर एक प्रश्न आपको यहाँ पर मैं समझाऊंगा, क्योंकि 20 प्रश्न मैंने घातांक के बनाए हैं, तो 20 प्रश्नों का आपको देखना है। ठीक है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर देखिए, a की घात 4 गुणा b की घात 4, तो इसको लिख सकते हैं a गुणा b की घात 4, क्योंकि घात समान है। ठीक है, इस तरह का प्रश्न मैंने अभी समझाया था आपको। 3 की घात 4, इस पूरे की घात 2 है, तो घात का घात से गुणा कर देंगे, यानी कि 3 की घात 4 गुणा 2, यानी कि 3 की घात 4 दूनी 8, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आगे समझिए, हमने बोडमास का नियम पढ़ा था, तो बोडमास का नियम हमें ये कहता है कि पहले कोष्टक को हल करो। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोष्टक को हल करेंगे। 2 की घात 20 भागित 2 की घात 15, आधार सेम है और भाग में है, तो घातें क्या हो जाएगी, घट जाएगी, यानी कि 2 की घात 20 में से 15 कम हो जाएगी, तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। इधर क्या है, गुणा है, तो गुणा लगाएंगे, और 2 की घात 3। ठीक है, आधार इनका सेम है, देखिए यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, और गुणा में है, तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, यानी कि 2 की घात 5 प्लस 3, 2 की घात कितना हो जाएगा, 8, यही हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, थोड़े से कठिन कठिन प्रश्न अभी बनना शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो इनको भी हम फटाफट से हल कर लेते हैं। 10वां जो प्रश्न है, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4 गुणा 4, इसमें हमें भाग देना है 3 गुणा 32 से। अभी मैंने बताया था, जब आधार सेम हो और भाग में हो तो क्या होता है, घातें घट जाती हैं। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर इसकी घात कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। ठीक है, तो आधार सेम है और भाग में तो घातें घट जाएगी, यानी कि 3 की घात 1, 3 की घात 4 में से 3 की घात 1 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 की घात 3 बचेगा। ठीक है, और 4 एकम 4, 4 8 क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, इतना यहाँ तक समझ में आया। 2 की घात इधर है 3 बचा और इधर बचा है 3 की घात 3। ठीक, और 8 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 8 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 की घात 3 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2 की घात 3। तो 2 की घात 3 से ये 2 की घात 3 कट जाएगा, तो 3 की घात 3, यानी कि 3 का घन कितना होता है, 27, 3 3 9 9 3 27, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 27 हमारा उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अभी मैंने आपको पढ़ाया था बोडमास का नियम, तो बोडमास का नियम क्या कहता है, पहले कोष्टक को हल करो, और कोष्टक में भी सबसे पहला छोटा कोष्टक को हल करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटे कोष्टक को हल करेंगे, यानी कि 5 की घात 2 उस पूरे की घात 3 को हल करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 की घात 6, है ना, क्योंकि 2 का गुणा 3 से होगा, तो 5 की घात कितना हो जाएगा, 6 गुणा 5 की घात 4, बाहर क्या है दोस्तों, बाहर है भागित 5 की घात 7। ठीक है, अब जब आधार सेम होता है और गुणा में होता है तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, यानी कि 5 की घात कितना हो जाएगा, 10, बाहर क्या है, भाग 5 की घात 7। अब देखिए, आधार सेम है और भाग में है तो घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं,
यानी कि 5 की घात 10 माइनस 7 बराबर हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 5 की घात 3 हमारा उत्तर आ जाएगा। और 5 की घात 3 यानी कि 5 का घन 125 हमारा उत्तर आ जाएगा। 5 को 3 बार गुणा करना, 5 गुणा 5 गुणा 5 यानी कि 5 गुणा 5 गुणा 5, इस तरह से 5 पंजा 25, 25 पंजा 125, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। तो एक एक प्रश्न समझते जाएगा, आपको अच्छे से समझ में आता जाएगा। 25 की घात 4 भागित 5 की घात 3। तो देखिए यहाँ पर घात 3 है और यहाँ पर घात 4 है। यहाँ पर आधार 25 है और यहाँ पर आधार है 5। क्या हम आधार सेम बना सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इस 25 को क्या लिख सकते हैं, क्या 25 को हम 5 की घात 2 नहीं लिख सकते? क्या लिख सकते हैं ना। 5 की घात 2 का मतलब 5 गुणा 5, 5 पंजा 25, तो 5 की घात 2 लिख सकते हैं 25 को। और इसकी घात क्या है, 4 है, और भागित क्या है, 5 की घात 3 है, इस तरह से लिख सकते हैं। और जब भी घात की घात लगी हो इस तरह से 5 की घात 2 और इस पूरे की घात 4 लगी हो, तो इनका आपस में 5 की घात 2 और इस पूरे की घात 4 हो तो इसका आपस में गुणा कर सकते हैं हम। 5 की घात हो जाएगा 2 चौकी 8, इस तरह से। फिर भाग है तो भाग लगाएंगे, 5 की घात 3। आधार सेम है, भाग में है तो घातें क्या हो जाती, घट जाती हैं, यानी कि 5 की घात कितना हो जाएगा, 5, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो 5 को 5 बार गुणा करके भी आगे हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल समझिए। अगला सवाल है दोस्तों 3 गुणा 7 की घात 2 गुणा 11 की घात 8 भागित 21 गुणा 11। तो ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 7 की घात 2 मतलब 7 गुणा 7, और 11 की घात 8, 11 की घात 8 को लिख सकते हैं हम 11 की घात 7 गुणा 11, क्योंकि जब आधार सेम होता है इसकी घात 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। आधार सेम होता है, गुणा में होता है तो घातें जुड़ जाएगी, यानी कि इसको वापस हल करेंगे तो कितना बन जाएगा, 11 की घात 8 बन जाएगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। और 21 को लिख सकते हैं हम 3 गुणा 7, 3 7 21, और नीचे क्या है और 11, तो 11 से ये 11 कट जाएगा, ये 3 और 7 से 3 और 7 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा इधर 7 गुणा 11 की घात 7, और यही हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, उत्तर आ जाएगा 7 गुणा 11 की घात 7। अगला है दोस्तों 3 की घात 7 बटे 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 3। ठीक है, इसको जरा समझिए। ऊपर क्या है, 3 की घात 7, ठीक है, भागित, अब देखिए यहाँ पर भी आधार सेम है, 3 की घात 4 और 3 की घात 3, आधार सेम है, गुणा में है तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, यानी कि 3 की घात 4 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 3 की घात 7 बटे 3 की घात 7, 3 की घात 7 से 3 की घात 7 कट जाएगा तो 1 हमारा उत्तर आ जाएगा। कोष्टक 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 1, ठीक है, 2 की घात कुछ न लिखा है, इसका मतलब 1 है। ठीक है, ये तो आप हल कर ही सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बार मैं ही बता देता हूँ। आधार सेम है, गुणा में है तो घातें जुड़ जाएगी, यानी कि 2 की घात 4 हो जाएगी, और इस पूरे की घात क्या है, 2 है, और घात की घात लगी हो तो उसका आपस में गुणा कर देते हैं, यानी कि 2 की घात कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 की घात 8 हो जाएगा, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 की घात 0 प्लस 3 की घात 0 प्लस 4 की घात 0। तो शुरू में आपको बताया था मैं, किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, चाहे वो 6 की घात 0 हो, है ना, तब भी 1 होगा, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, जैसे 612 हो, इसकी घात भी अगर 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। ठीक है, ये चीज़ें आप नोट कर लेना। ठीक, अब देखिए 2 की घात 0, इसका मतलब इसका मान भी 1 है, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। 3 की घात 0, इसका मान भी 1,
और इसका मान भी 1, सबको जोड़ देंगे तो 3 हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पर देखिए 2 की घात 0, इसका मान भी 1, बीच में गुणा है तो गुणा लगाएंगे। ठीक है, 1 का 3 बार गुणा करेंगे तो 1 हमारा उत्तर आएगा। ठीक है, इस सवाल में देखिए बोडमास का नियम क्या कहता है, पहले ब्रैकेट को हल करो, यानी कि ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या को हल करो। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है दोस्तों, 3 की घात 0, 3 की घात 0, इसका मान भी कितना होगा, 1 होगा, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। और 2 की घात 0, तो इसका मान भी क्या होगा, 1 होगा, यानी कि कोष्टक है तो कोष्टक लगाएंगे। और बाहर क्या है, 5 की घात 0, इसका मान भी 1 होगा, तो कोष्टक के अंदर 1 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 1 और 1 मिलकर 2 हो जाएगा, और बाहर 1 है, और 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर तीनों सवाल दिखने में तो एक जैसे हैं, लेकिन इसका आंसर सभी का अलग अलग आया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझना है हर एक टाइप को। ठीक है, अगला है दोस्तों 2 की घात 8 गुणा 1 की घात 5 भागित 2 की घात 3 गुणा 1 की घात 3। तो पहले 2 की घात 8 गुणा 1 की घात 5 को क्या लिख सकते हैं, 1 की घात 5 को लिख सकते हैं हम 1 की घात 3 गुणा 1 की घात 2 लिख सकते हैं, क्योंकि आधार से में है, गुणा में है तो घातें जुड़ जाती हैं, वापस हल करेंगे तो 1 की घात 5 बनेगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर देखिए 4 की घात 3 है, तो 4 की घात 3 को 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की घात 2 लिख सकते हैं कि नहीं, 2 की घात 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की घात 2 का मतलब 2 दूनी 4, और इस पूरे की घात क्या है, 3 है, तो इस तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 2 की घात 2 4 को लिखा, और उस पूरी की घात 3 है, और 1 की घात इधर क्या है, 3 है। अब इधर देखिए 1 की घात 3 से 1 की घात 3 कट जाएगा। ठीक है, इधर क्या बच जाएगा, इधर 2 की घात 8 गुणा 1 की घात 2 भागित, इसको जब हम हल करेंगे 2 की घात 2 और उस पूरे की घात 3 है, तो इसका आपस में गुणा हो जाता है, यानी कि 2 की घात कितना हो जाएगा, 6। अब 2 की घात 6 से 2 की घात 8 कटेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 की घात 2 गुणा 1 की घात 2। ठीक है, आधार अलग अलग है इनका, लेकिन इनकी घात सेम है, तो इनको क्या लिख सकते हैं हम, 2a की घात 2 लिख सकते हैं, और यही हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने 19वां सवाल भी हल किया। अब लास्ट सवाल बचता है 20वां। हम चाहे तो इसको डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं अगर आपको समझ में आ गया हो तो। ठीक है, 4 की घात 5 से 4 की घात 5 कट जाएगा, 1 की घात 8 में से 1 की घात 5 कट जाएगा, तो 1 की घात कितना बचेगा, 1 की घात 3 बचेगा। b की घात 3 में से b की घात 2 कट जाएगा तो b बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से एक लाइन में भी हम आंसर कर सकते हैं। 14 टॉपिक हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पर नए हो तो, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।